स्टार्ट कर दी। व्हाइट वाला कैसे दिख रहा है? सही है? व्हाइट सही दिख रहा है या ब्लैक? तो लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फार्मूला याद रखना कि जो जी का फार्मूला लिखा था वो था Gm/r²। ठीक है? इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन क्या देता है, इस टाइप का आता है कि दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच, वो लिखता है कि दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच दूरी आधी कर दी जाए, कि दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच जो दूरी है वो आधी कर दी जाए तो नया गुरुत्वाकर्षण बल पहले से होगा, कि जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है वो पहले से होगा, कि डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज बिकम हाफ, देन न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स देन फॉर्मर। कि हमारे पास कि दो हेवनली बॉडी है, ब्रह्मांडीय वस्तुएं हैं, उनके बीच अगर दूरी हम कितनी कर दें? आधी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो पहले से कितना हो जाएगा। तो इस चीज को निकालने के लिए तुमने खेल किसका देखना है? सूत्र तुम्हें पता है। सूत्र क्या होता है? F बराबर Gm1m2/r²। तो देखो इसमें जो चीज बदली गई है उसी को टैग करना है बस। इसीलिए सूत्र याद रखने होते हैं कि जो एग्जाम में वो पूछता है तो क्या पूछ रहा है। तो यहां उसने किस चीज को बदला है? दूरी को। तो दूरी ध्यान रखें कहां पड़ी है? नीचे। आर नीचे पड़ा है, तो दूरी को क्या कर रहा है वो? पहले से आधा। तो आपने आधा लिखना है। आधे का मतलब होता है 1/2। दूरी का वर्ग है, इसका भी आप लोग क्या करें? वर्ग। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। अब 1/2 का वर्ग क्या बनता है? 1/4। तो 1/4 है, तो ये 4 कहां जाएगा? ऊपर। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 गुना। ठीक है? कि जो नया बल आएगा वो पहले वाले से कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से टैग मिलते हैं हमें। ऐसे ही अगर आपके पास एक और लिखो कि दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच दूरी, दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच की दूरी पहले से हम 3/4 कर दें, कि दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच की दूरी पहले से हम 3/4 कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले से होगा। अगर हम दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच की दूरी पहले से कितनी कर दें? 3/4 यानी 3/4 कर दें तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ऐसे निकालना है। खेल दूरी का है, बाकी कोई मतलब नहीं है हमें। सिर्फ दूरी पे टैग करना है। ना तो बड़े जी से मतलब है, ना M1 से मतलब है, ना M2 से मतलब है, ना ही R से मतलब है। सिर्फ खेल ये देखना दूरी रखी कहां जाती है। दूरी कहां रखी जाती है? नीचे। और दूरी का क्या लेना है तुम्हें? वर्ग। तो दूरी उसने कितने गुना कर दी? पहले से 3/4 कर दी। तो आपने 3 बटा क्या लेना है? 4। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो दूरी को किया गया है वो पहले से 3/4 गुना किया गया है, तो इसका क्या कर दें आप? वर्ग। तो 3/4 का वर्ग कितना बनेगा? 9/16। तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? नया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा? 16/9 गुना। आ गया? तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सिंपल केस आता है और ये थोड़ा सा अगर लॉजिक समझ जाओ तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको अगर याद हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पुट भी किए जाते हैं तो आप नाका लगा सकते हो। गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, आगे एक आएगा स्थैतिक बल। ठीक है? वैद्युत स्थैतिक बल, वो भी ऐसे ही होगा। इसी तरीके से तो दो अपन कल पढ़े थे टैग कि अगर बराबर द्रव्यमान है और उतने अंक की दूरी है तो उसका उत्तर हमेशा ही कितना मिलेगा? जी के बराबर होगा। जी का मान कितना याद रखना है? 6.67।
गुणा 10⁻11, पीछे क्या लगाना है, न्यूटन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम छोटे जी पे। छोटे जी की वैल्यू का फार्मूला आपने लिखा था ये Vm/r²। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये आपकी किस सिस्टम में है, SI यूनिट के सिस्टम में। अगर हम CGS में लिखें तो इसकी वैल्यू या तो 981 लिखी आती है या आपको मिलेगी 980, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किस सिस्टम में होगी, CGS में। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, कि SI सिस्टम में 9.8 लेते हो, और अगर CGS में आती है तो या तो 981 मिलती है या आपको 980 मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि नंबर 1, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, कि धरती तल से ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई लेंगे कहां पर, धरती के तल से ऊपर, कि धरती के तल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, तो जी का नया मान कैसा होगा या कैसे हो जाएगा। तो आप जब कभी भी धरती तल से ऊपर जाते हैं तो नया जी का मान आएगा, तो कितना आएगा, कैसे निकालें। एक साधारण भाषा, देसी भाषा में अगर बात करें तो ऊंचाई के साथ जी का नया मान क्या होता है, हमेशा घटता है। क्या होता है, घटता है। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना, डिग्रीज होता है। अब वो निकालें तो कैसे निकालें, पुराना जी का मान, अब तुम्हें चाहिए नया जी का मान, तो नया जी का मान कितना लिख लो, जी डैश। पुराना तुम्हें पता ही है कितना होता है, जी, और साथ में लिख लो 1, और माइनस क्या लिख दो, 2h/r। ये कैसे आया, कि जैसे मानो धरती के तल से आप ऊपर जा रहे हो, तो यहां तक धरती का तल है, तो यहां तक जो दूरी है वो धरती के केंद्र से कितनी है, उसकी खुद की त्रिज्या। अब आप इससे कितनी ऊंचाई पर बैठे हो, h, कि यहां से आप h ऊंचाई पे बैठे हो, तो अगला यहां पे आपसे क्या पूछना चाहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब धरती के तल से h ऊंचाई पर वो जी पूछ रहा है, तो आपने क्या लेना है, धरती का पुराना जी गुणा में क्या लेना है, 1 - 2h/r। ये सूत्र है कब, जब आप कभी भी धरती से किसी ऊंचाई पर जाते हो। अब वो एक क्वेश्चन लिखता है, लिखो कि धरती तल से 6400 किलोमीटर की दूरी पर, 6400 ना 3200 लिखो तुम, धरती तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो नए गुरुत्व त्वरण का मान वस्तु पर होगा। तो नए गुरुत्व त्वरण का मान वस्तु पर होगा। कितनी दूरी पर चले जाएं हम, 3200 किलोमीटर। इतना ही दिया आएगा, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। हाँ, नए गुरुत्व त्वरण का मान निकालना है, यानी जी डैश निकालना है तुम्हें। जी तुम्हें दिया है या नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है आर से, क्योंकि अगले ने एच दे रखी है। एच कितनी दे रखी है, 3200। तो जी इंटू 1 माइनस 3200 है, तो 32 दूनी कितना हुआ, 64। और धरती की त्रिज्या होती कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो कट के वैल्यू कितनी आई इन दोनों से, 1। 1 - 1 कितना होता है, 0। आ गया उत्तर। अगर हम धरती तल से कितनी ऊंचाई पर चले जाएं, 3200 किलोमीटर पर चले जाएं, तो नए गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरती के तल पर अगर हम बैठे हैं, उससे हम कितनी ऊंचाई पे जाएं कि गुरुत्व त्वरण का मान वस्तु पर नगण्य हो जाए। तो आपकी ऊंचाई कितनी होगी, 3200 किलोमीटर। क्योंकि इस सूत्र से पता चलता है कि हम अगर धरती तल से कितनी ऊंचाई पर चले जाएं, 3200 किलोमीटर, तो हम पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो यानी आप 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाओगे तो कैसा महसूस करोगे, भारहीन।
क्योंकि आप पे जी तो लग नहीं रहा। जब जी नहीं लग रहा तो आपका आभासी भार क्या हो जाएगा, 0, यानी आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, उड़ोगे हवा में। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम धरती की गहराई में जाएं, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम धरती की गहराई में जाएं, डेप्थ में जाएं, तो जी का मान, तो नए गुरुत्व त्वरण का मान, तो नए जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो क्या होगा कि जैसे आप धरती के तल से अंदर की ओर जा रहे हैं, ये आपके पास त्रिज्या है। मान लीजिए आप धरती तल से कितनी गहराई तक आ गए, h तक, तो वो कहता है इस h गहराई तक अब नए गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। तो जब ऊंचाई में जाते हैं तो किस हिसाब से घट रहा था, डबल या सिंगल पे घटेगा। ठीक है, तो पहले जो था वो निकालना है, जी डैश पहले, अब नया है, जी क्या था पहले वाला, इक्का लगाना है और माइनस जरूर याद रखना है। ऊपर जा रहे थे तो 2h लिख रहे थे, यहां आपने क्या रखना है, h/r। ये होता है कि जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो नए गुरुत्व त्वरण का मान किस सूत्र से लिखा जाता है, तो ये सूत्र अपने दिमाग में रखना। अब आप यहां से बता सकते हो कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएं तो नए गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो सकता है, 0। वो यहीं से प्रूव होता है। कैसे कि अगर हम कहां पहुंच जाएं, पृथ्वी के केंद्र पर, कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर नए गुरुत्व त्वरण का मान, कि जो नए गुरुत्व त्वरण का मान है वो क्या होगा। अब जैसे केंद्र पे पहुंचोगे तो ये h और ये r दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, कि जो गहराई है पृथ्वी के केंद्र पे जाओगे तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, तो रख डालोगे तो क्या आएगा, नया गुरुत्व त्वरण, पुराने वाला 1 माइनस r बटे क्या लेंगे आप, r, r से r कैंसल, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। ठीक है, कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र पे जाते हो तो गुरुत्व त्वरण का मान 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि गहराई पृथ्वी की त्रिज्या के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये खेल कब पैदा होता है कि जब आप गड्ढा खोद रहे हो और गहराई में जा रहे हो तो वो गड्ढे वाली गहराई किसके बराबर हो चुकी है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो जैसे ही गहराई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए तब आप कह सकते हो कि गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे एक क्वेश्चन लिखो कि पृथ्वी तल से केंद्र की ओर जाते हुए, पृथ्वी तल से केंद्र की ओर जाते हुए 6400 किलोमीटर की गहराई हो, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हुए 6400 किलोमीटर गहराई हो, तो उस बिंदु पर नए गुरुत्व त्वरण का मान होगा, तो नए गुरुत्व त्वरण का मान होगा, ऐसे पूछा जाता है। यही सेम चीज है। कितना आएगा उत्तर, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि गहराई कितनी करी है उसने, 6400 किलोमीटर, और पृथ्वी की त्रिज्या भी कितनी होती है, 6400, तो 6400 बटे 6400, 1 माइनस क्या बना, 1, तो उत्तर फिर से कितना है, 0। यानी 6400 किलोमीटर का अर्थ ये हुआ कि आप कहां पहुंच चुके हैं, धरती के केंद्र पर, और धरती के केंद्र पर जो गुरुत्व त्वरण का नया मान आता है वो कितना आता है, आपने प्रूव किया है, 0 आता है। ठीक है, तो यानी अगर आप पृथ्वी तल से किस गहराई में चले जाएं कि गुरुत्व त्वरण 0 हो जाए, तो वो गहराई कितनी लेनी है आपने, 6400 किलोमीटर लेनी है। तो 6400 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्व त्वरण का नया मान हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु हम पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो वो कैसा महसूस करेगी, भारहीन। तो जब हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएं तो वो पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी वस्तु है वो कैसा महसूस करेगी, कोई भी वस्तु भारहीनता महसूस करेगी। कैसा महसूस करेगी, भारहीनता। भारहीनता का मतलब क्या होता है, वेटलेस। ठीक है, कि उस पर आभासी भार कैसा लगेगा, न के बराबर। यानी वहां भी बंदा क्या है, अपनी मर्जी से इधर से उधर घूमेगा। ठीक है, जैसे मिट्टी के कण इधर और इधर अपने आप जाते हैं, वैसे हम भी क्या पृथ्वी के केंद्र पे जाके इधर से उधर घूमेंगे, यानी क्या हम पे ग्रेविटी काम है नहीं करेगी। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे नंबर 1 पॉइंट मिलता है कि धरातल से
धरातल से पहाड़ों पर जाने पर, कि धरातल से आप कहाँ जा रहे हो, पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर जाने पर नए जी का मान होगा, तो नए गुरुत्व त्वरण का मान होगा। कैसा होगा भाई? कम होगा, पहले जितना रहेगा, ज्यादा होगा, या शून्य हो जाएगा? कि जब आप धरातल तल से कहां जा रहे हो, पहाड़ों पर, तो नए गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, पहले से कम। पहले से क्या याद रखना है, कम, क्योंकि आप कहां जा रहे हो, धरातल तल से ऊंचाई पे जा रहे हो। कि जब कभी भी हम ऊंचाई पे जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो हमने क्या लिखना है, पहले से क्या हो जाएगा, कम। और उल्टा नंबर 2, एक आता है पहाड़ों से, अगर हम पहाड़ों से धरती के तल की ओर आए, पहाड़ों से धरती के तल की ओर नए जी का मान होगा। अब हम पहाड़ों से धरती के तल की ओर आ रहे हैं तो नए जी का मान होगा, तो नए जी का मान होगा। कैसा होगा, पहले से ज्यादा होगा, यानी बढ़ेगा, क्योंकि हम कहां आ रहे हैं, धरती के तल की ओर आ रहे हैं, हम गहराई में नहीं जा रहे, सिर्फ कह रहे हैं धरती के तल की ओर। तो पहाड़ों पे जाएं तो कम, और पहाड़ों से वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यानी अब गुरुत्व त्वरण का मान जो पहाड़ों पे है उससे क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। तो पहले से ज्यादा मतलब पहाड़ों से तल की ओर आओगे तो जी का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद नंबर 3 आता है कि ध्रुवों पर जो है जी का मान कैसा होता है, जी का मान होगा, ध्रुवों पर जो जी का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा। हमेशा कैसा होगा, ज्यादा। ऑलवेज बी मैक्सिमाइज। कि अगर हम ध्रुवों पे जाते हैं तो जो जी का मान है वो हमेशा ही क्या मिलेगा, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा नंबर 4, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर, भूमध्य रेखा पर जी का मान होगा हमेशा क्या होगा, कम। कि जो जी का मान है कम और ज्यादा जो होता है इक्वेटर और कहां पढ़ना आपने, पोल। तो एट पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज बी मैक्सिमाइज। कि जब हम बात करते हैं कि जो एट पोल, पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव, तो एट पोल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे बात करो तो ऑलवेज कैसी होती है, मैक्सिमम। और एट इक्वेटर लाइन की बात करो, एट इक्वेटर लाइन, कि जो इक्वेटर लाइन की बात करते हैं वहां हमेशा क्या होती है, कम, मिनिमाइज। तो अब वो खेल यहां पड़ता है कि इक्वेटर से हम पोल पे जाएं, पोल से हम कहां आए, इक्वेटर पर आए, तो जी क्या होगा, समझ गए तुम क्या होगा। क्वेश्चन यही बनाना है, ऐसे लिखना है कि ध्रुवों से यानी पोल टू, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाएं तो जी का मान होगा। तो जी का मान कैसा होगा भाई, घटेगा, क्योंकि कम होता है ना, कि पोल पे ज्यादा और ध्रुव पे ज्यादा और भूमध्य रेखा पे हमेशा क्या होता है, कम। अब हम कहां से गा रहे हैं, ध्रुव से कहां पहुंच रहे हैं हम, भूमध्य रेखा, तो हम ज्यादा से कहां जा रहे हैं, कम की ओर। तो यानी इस चीज को हम क्या लिखेंगे कि जी का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज। ठीक है, उल्टा पढ़े तो क्या होगा, इंक्रीज। अगर ये लिखे कि हम लोग इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं, तो यानी भूमध्य रेखा से हम किसकी ओर जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर, तो जी का मान कैसा होगा, ध्रुवों की ओर जाएं तो जी का मान होगा। तो जी का मान कैसा हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब आपने वर्ड यूज करना है, बढ़ेगा। तो आपके पास 2 खास चीजें हैं ये, कि जब भी वो जी के मान की बात करता है तो ये 4 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं। धरती तल से ऊंचाई, पहाड़ों पर जाना, और पहाड़ों से धरती के तल की ओर आना, तो जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही क्या है, ज्यादा और कम कहां होते हैं, ये हमने पढ़ा। वैसे ही पढ़ना है कि ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर आए
तो नए जी का मान क्या होगा या जी के मान पे प्रभाव कैसा होगा, तो जी का मान घटता है। और अगर भूमध्य रेखा से वापस कहाँ जाए हम, ध्रुवों की ओर, तो जी का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ेगा। यही भार पे फर्क पड़ता है, यही खेल किस पे आता है, भार पे, और यही फर्क किस पे पड़ता है, पेंडुलम के टाइम पीरियड पर। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अब जैसे बात करता है भार के बारे में, क्योंकि जी के कारण क्या पैदा होता आपको बताया था, भार। इसीलिए मैंने पहले ये बताई थी, छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी भी थी, न्यूमेरिकल भी किया था। अब वो भार के ऊपर कैसे पूछता है, नंबर 1 कि अगर हम किसी वस्तु को, ऐसे कहता है कि किसी वस्तु को धरती तल से, किसी वस्तु को धरती के तल से, धरती तल से पहाड़ों पर ले जाएं, पहाड़ों पर ले जाएं तो भार होगा। ठीक है, तो भार कैसा होगा, पहले के बराबर, पहले से कम, पहले से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आता है। तो अब वस्तु को कहां से कहां लेके जा रहे हो आप, धरती तल से पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर जी का मान क्या होता है, घटता है। तो भार डिपेंड करता है जी पर। अब ये जी जब घटेगा तो ये चीज भी क्या होगी, घटेगी, और जी जब बढ़ेगा तो ये चीज क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही हमें बताना था कि धरती तल से हम कहां जा रहे हैं, पहाड़ों पर, तो नया भार उसका कैसा होगा, आपको घटेगा, यानी डिक्रीजिंग होगा, यानी वेट डिक्रीजिंग। उल्टा करें तो क्या होगा, वेट इंक्रीजिंग। यानी अगर पहाड़ों से हम कहां चले जाएं, धरती के तल की ओर, तो उस वस्तु के भार पर क्या प्रभाव होगा, तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है। और यहां क्यों घटेगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। ये 2 पॉइंट अच्छे से हो गए। आगे अब एक चीज आपको ये याद रखनी है नंबर 2 पे, कि हम अगर भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से किसकी ओर बढ़े, ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु का भार होगा। अब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो वस्तु का जो नया भार या आभासी भार पर जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है जब हम भूमध्य रेखा से कहां जा रहे हैं, पोल की ओर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो जी क्या होता है, लगातार बढ़ता है। तो जी बढ़ता है तो भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और उल्टा पड़े तो क्या हो जाएगा, घटेगा, बात खत्म। तो यानी अगर हम ये एरो यूं लगा दें कि ध्रुवों से हम कहां चले जाएं, भूमध्य रेखा की ओर, तो नया भार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहां घटता है और उधर क्या होता है, बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो भार कैसा होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि जी क्या होता है, घटता है। और इधर जाओगे तो भार क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान क्या होता है, जी बढ़ता है। बस 2 पॉइंट थे आपके, ये तो थे भार के। ऐसे ही हम आगे लिफ्ट में भी पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड का भी मैंने बता रखा है, पेंडुलम वाला याद है कि जब पेंडुलम घूमता है तो पेंडुलम वाली घड़ी को हम कहां ले जाएं, पहाड़ पे, तो उस पर क्या असर होगा। पहाड़ से हम वापस धरती पे ले आए, धरातल तल पे ले आए, तो क्या असर होगा। ऐसे ही हम पेंडुलम वाली घड़ी को कहां ले जाएं, भूमध्य रेखा से ध्रुव पे, और ध्रुव से वापस कहां ले आए, भूमध्य रेखा पे। तो क्योंकि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो किस पर निर्भर करता है, 2 बातों पर, कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, कि जो पेंडुलम घड़ी का होता है इसकी प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है, आपके पास 2 चीजों पर, ये इधर जाता है और इधर जाता है। तो आपके पास इसका टाइम पीरियड मैंने लिखवाया था, क्या होता है, 2 पाई वर्गमूल एल बटे क्या लिखा जाता है, जी। कि जो टाइम पीरियड पेंडुलम का है वो किस बात पर, ये झूले पे आता है क्वेश्चन, एक आगे करवाऊंगा, कि जब कोई झूला झूलता है तीज पे, ठीक है, तो तीज पे जब झूला झूलते हैं तो पास में कोई और आके बैठ जाता है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो उसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कि एक पहले बच्चा बैठा है, दूसरा बच्चा और उसके बगल में आके बैठ जाए और झूला झूल रहे हैं, तो पूछे कि आवर्तकाल पर क्या असर होगा, तो कोई असर नहीं होता। क्यों, क्योंकि झूला 2 ही बातों पर निर्भर करता है झूलते टाइम, कि एक तो झूले की रस्सी की लंबाई, और एक झूले के ऊपर क्या निर्भर होता है, ग्रेविटी। ठीक है, अब जैसे ऊँखली लेते हैं तो हम ऊपर हो जाते हैं, तो झूले के आवर्तकाल का प्रभाव अलग होता है, ठीक है, लंबाई के साथ। तो आपके पास 2 चीजें हैं, पेंडुलम
का जो आवर्तकाल होता है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई, और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? गुरुत्व त्वरण। ठीक है, दो ही बातें याद रखनी है। टी, ये जो टी है टाइम, टाइम को क्या बोलते हो आप? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्यों कहा है? क्योंकि ये बताया मैंने, पेंडुलम क्या करता है? आवर्ती करता है, बार बार झूलता है। कोई चीज बार बार जब होती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती। कि कोई चीज अपने गति को दोहराती है तो उसको क्या, कौन सी गति कहते हैं? आवर्ती गति। समझाया तो था। तो ये पेंडुलम में फिर खेल आता है। अब इस पे जो पहला खेल है हमने जी पे पढ़ना है। ये मैंने शायद लिखवाया भी था तुम्हें कि पेंडुलम वाली घड़ी को धरती तल से कहां ले जाएं? पहाड़ पर। कि धरती तल से कहां ले जाएं हम? पहाड़ों पर। तो नया आवर्तकाल होगा कि जो पेंडुलम है उसका अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? कि इफ वी कैरी पेंडुलम वॉच फ्रॉम अर्थ सरफेस टू माउंटेनियर्स, ठीक है, कि माउंटेनियर्स जो एरिया है उस पर लेके जा रहे हैं हम, कहां से? अर्थ सरफेस से। तो उसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? उसका नया आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन आएंगे, पहले से कम, पहले से ज्यादा, एक आएगा अपरिवर्तित, एक आएगा इनमें से कोई नहीं, या लिख देगा दुगुना। तो तुम्हारा ख्याल क्या कहता है कि तुम टाइम पीरियड की बात कर रहे हो एल और किसके साथ है? जी। तो लंबाई तो उतनी रहनी है, वो तो ना घटनी ना बढ़नी अगर तुम धरती तल से पहाड़ पे जा रहे हो। तो खेल किसका है? गुरुत्व त्वरण। अब टाइम है ऊपर, गुरुत्व त्वरण कहां पड़ा है? नीचे। कि जब पहाड़ पे जाते हो तो जी क्या होता है? कम। तो कम, नीचे वाली चीज जब कम होती है तो ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपका? बढ़ेगा। ये याद रखना है। तो टाइम पीरियड विल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। नंबर 2, इसी तरीके से उल्टा याद रखना है कि धरती तल से हम वापिस कहां, पहाड़ों से वापिस कहां आ जाएं? धरती तल पर आ जाएं। तो खेल उल्टा हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। ठीक है। क्यों घटेगा? टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आएगा कि हम पेंडुलम वाली वॉच को भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ले जाएं। कि जो पेंडुलम वाली वॉच है उसको भूमध्य रेखा से हम कहां पर ले जाएं? पोल पर, ध्रुवों पर ले जाएं। तो नया आवर्तकाल होगा। तो अब नया आवर्तकाल भाई क्या होगा? क्योंकि आप कहां जा रहे हो? आप भूमध्य रेखा से ध्रुव पे जा रहे हो। तो ध्रुवों पे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो जी बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा? घटेगा। तो आवर्तकाल आपके पास पहले से क्या होगा? कम। पहले से क्या हो जाएगा? कम। कम का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग, घटेगा। ठीक है। तो ये दो ही पॉइंट याद रखने होते हैं खास तौर पर। अब बात आएगी कि पेंडुलम वाली घड़ी को उठा के तुम पृथ्वी के केंद्र की ओर भाग लिए। ठीक है, मतलब जा तो नहीं सकते, अज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अब पृथ्वी के केंद्र पे जाएं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कि इफ वी कैरी पेंडुलम वॉच फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द अर्थ सेंटर देन इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बिकम इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है। क्योंकि जी 0 हो जाएगा। कि अगर हम यदि हमने खेल ऐसे पैदा कर दिया कि जो पेंडुलम वाली घड़ी है, यदि पेंडुलम वाली घड़ी धरती तल से कहां ले जाएं हम? पृथ्वी केंद्र पर। धरती तल से धरती के केंद्र पर ले जाएं तो नया आवर्तकाल। तो उस पेंडुलम का जो अब नया आवर्तकाल आएगा वो क्या होगा? तो अब जो नया आवर्तकाल आ रहा है वो आप अच्छे से बता सकते हो कि t इज इक्वलेंट टू 2 पाई वर्गमूल अंडरूट L/G। अब पृथ्वी के केंद्र पर g कितना हो गया तुम्हारा? 0। तो समथिंग अपॉन 0 विल बिकम टू इनफाइनाइट, नॉट एंड नेवर बी डिफाइंड। तो ये क्या आएगा? सुत्ता ठा, उठेगा ही नहीं कभी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या? कभी नहीं उठेगा तो सुत्ता ही रहेगा। तो इस चीज को क्या कहें? अनंत। अनंत का मतलब क्या है? इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी को और क्या लिखेगा, अपरिभाषित। ऐसे आ सकता है कि ये चीज आपके पास क्या है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हम, तो वो अपने हिसाब से लिखता है एग्जामिनर कि वो अपरिभाषित शब्द प्रयोग करता है या अनंत करता है। ठीक है, या उसकी वैल्यू हो सकती है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब एक इसी तरीके से प्रॉपर्टी आती है कि यदि पेंडुलम वाली घड़ी को अंतरिक्ष में ले जाएं, ये जो पेंडुलम वाली घड़ी है, कि पेंडुलम वाली घड़ी को स्पेस में ले जाएं, मीन्स अंतरिक्ष में ले जाएं, तो नया आवर्तकाल क्या होगा, तो अपने पास नया आवर्तकाल क्या होगा, बताओ। कि इन स्पेस कैरी पेंडुलम वॉच देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम, कि अब अगर हम पेंडुलम वाली घड़ी को कहां लेके जा रहे हैं, स्पेस। स्पेस होती है जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी पे फिर जा रहे हो तो ग्रेविटी कितनी है, फिर से जीरो है, तो टाइम पीरियड फिर से आपके पास कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक है, ऐसी बातें आपको याद रखनी है। पेंडुलम वाली घड़ी के मामले में कोई भी ऐसा केस आता है जहां पे भारहीनता हो, यानी जहां पे जी जीरो हो, वहां पे इसका आवर्तकाल हमेशा ही कितना आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन लिखो अब कि यदि हम पेंडुलम वाली घड़ी को धरती से चंद्रमा की सतह पर ले जाएं, कि यदि हम पेंडुलम वाली घड़ी को धरती से चंद्रमा की सतह पर ले जाएं तो नया आवर्तकाल होगा पहले से, तो नया आवर्तकाल होगा पहले से। ऑप्शन आएंगे साथ में यूं कि पहले से 1/6 गुना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा पहले का 6 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा पहले जितना रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। ऐसे आएंगे कि अगर हम पेंडुलम वाली घड़ी को धरातल से धरती तल से कहां कैरी कर रहे हैं, मून ल्यूनर सरफेस की ओर जा रहे हो, तो इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बिकम, तो उसका नया टाइम पीरियड इनमें से क्या होगा। कैसे, इसने कह दिया, तूने तुक्का मार लिया है। हम चंद्रमा की सतह पे जा रहे हैं, चंद्रमा की सतह पे जी का मान क्या होता है, G/6। अब बता दो 6 गुना कम होगा, 6 गुना ज्यादा होगा, अपरिवर्तित वाला तो खेल है ही नहीं, खेल गुणा का है। अब तू बता, अब बता, जी का मान तो 6 गुना कम होता है, अब नन ऑफ दीज वाला खेल कैसे। इसने फेंका तो तूने फेंक दिया तीर, उत्तर नन ऑफ दीज लगाना है। ठीक है, क्यों लगाना है, क्योंकि जो चीज बैठी है वो वर्गमूल में बैठी है। ठीक है, तो जी कहां बैठा है, वर्गमूल में, तो ना तो 1/6 गुना होगा ना ही 6 गुना होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। तो उत्तर जो बनेगा वो इस जी के साथ बनेगा। तो कैसे आएगा, 2π वर्गमूल, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, जी में परिवर्तन है, G/6। ये चंद्रमा पे टाइम पीरियड। अब ये 6 कहां उठ के जाएगा, ऊपर रहेगा वर्गमूल में, तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे, 2π वर्गमूल L/, क्या लिखोगे, जी, और गुणा में कितना है, 6। वर्गमूल में तुम पढ़ते हो a और b आ जाए, उनको क्या करते हो, गुणा वाली चीज को सेपरेट उसी पावर में, मतलब वर्गमूल के साथ, तो ये बन जाता है 2π वर्गमूल L/g, और इंटू में क्या लिखोगे, वर्गमूल 6। अब आगे वाली चीज तो है t कितने गुना हो गया, वर्गमूल 6 गुना। तो यानी यहां ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके पास, जो एक्यूरेसी में आएगा वो यूं आएगा कि वर्गमूल 6 गुना, ऐसे आएगा, वर्गमूल 6 गुना। क्योंकि हमारा अंदाजा क्या है, अगर मैंने वर्गमूल 6 लिख दिया तो या तो तुम 6 गुना लगाओगे या 1/6 गुना लगाओगे, वर्गमूल 6 गुना पे कम ही ख्याल जाता है। तो उत्तर क्या रहना है इसका,
वर्गमूल 6 गुणा। ठीक है ये, और वापिस चंद्रमा से धरती पे ले आए, कोई चंद्रमा पे घड़ी लिए बैठा था और धरती पे ले आए तो उसका नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1/वर्गमूल 6 गुणा। क्या हो जाएगा? 1/वर्गमूल 6 गुणा। कि अगर हम चंद्रमा में कोई पेंडुलम की घड़ी लिए बैठे हैं और उसको हम वहां से उठा के कहां पहुंच जाएं? धरती पे, तो उसका नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा चंद्रमा के मुकाबले? तो आपने क्या उत्तर याद रखना है? 1/वर्गमूल 6 गुणा। ठीक है, ऐसे याद रखोगे आगे। ठीक है, इन चीजों को अच्छे से याद रखो। आगे बात आती है, ये कहानी थी सारी की सारी पेंडुलम वाली वॉच की। अब बात करते हैं लिफ्ट की, कि लिफ्ट जब त्वरित होकर ऊपर जाती है और जब क्या आती है नीचे, लिफ्ट को कहते हैं क्या आप? एक्सेलरेटर। ठीक है, तो जो लिफ्ट है या पेड़ियां होती है, तो लिफ्ट आपके पास जब ऊपर जाती है तो लिफ्ट के ऊपर जाने पर या ऊपर की ओर जाने पर आभासी भार ये आता है, यानी अपेरेंट वेट। कि आप अगर लिफ्ट में कभी चढ़े हो और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो खुद पे महसूस किया होगा भारी भारी, जैसे लिफ्ट नीचे आती है तो हल्के हल्के से लगते हैं हम। ठीक है, तो ये जो हल्का और भारीपन महसूस होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? आभासी भार। इसे कहते हैं अपेरेंट वेट। ये जो हम लिफ्ट के मामले में महसूस करते हैं, तो ये कौन सा वेट होता है आपका? अपेरेंट वेट होता है, आभासी भार। तो यही पूछा जाता है। और एक आएगा कुल भार। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कि लिफ्ट है और लिफ्ट में आप बैठे हो, यानी कोई वस्तु है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। कि जब लिफ्ट आपकी ऊपर की ओर जा रही है तो मान लीजिए जो लिफ्ट का त्वरण है, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट एक्सेलरेटेड बाय लीनियर एक्सेलरेशन बी ए, कि जो लिफ्ट का त्वरण है वो कितना है? ए। तो तुम बारी बारी महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब चीज ज्यादा है। कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ज्यादा भारी महसूस कर रहे हो। इसका मतलब चीज क्या होगी? जुड़ेगी। तो जुड़ेगी कैसे? एक तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो तुम्हारा द्रव्यमान कितना मान लीजिए? m। तो लिफ्ट में बैठा द्रव्यमान m है, तो बल कितना लगा उस पे? ma। दूसरा, आप यहां खड़े हो तो आपका भार कहां लग रहा है? नीचे, और वो कितना लग रहा है? mg। तो आपके पास जो ma है, इसमें आपके पास mg को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? कुल भार। आभासी भार कितना होगा? mg। ठीक है, कि आपके पास लिफ्ट के त्वरण के साथ जो mg जोड़ा है, ये आप महसूस कर रहे हो किसके कारण है? इस लिफ्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो आपके पास जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो ये त्वरण किसका है? लिफ्ट का। और जमा में कौन सा त्वरण लेना है आपने? गुरुत्व त्वरण। तो यही चीज याद रखनी है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें जो लगने वाला अतिरिक्त भार है वो क्या है? तो अतिरिक्त भार कौन सा याद रखना अपने यहाँ? ma। तो लिख लो कि लिफ्ट में एक्सेलरेशन में कि जो अतिरिक्त भार या अतिरिक्त बल जो पैदा होता है वो कितना है? अतिरिक्त भार लिखे या अतिरिक्त बल लिखे, जिसे हम आभासी भार या आभासी बल कहेंगे, वो किससे फाइंड आउट करोगे आप? ma से। क्योंकि एक चीज तो तुम पे लग रही है, लग कौन सी रही है? खुद का भार। खुद का भार कितना है? mg। और भार महसूस ज्यादा कर रहे हो, महसूस ज्यादा कर रहे हो तो जुड़ रही है चीज, जुड़ रही है तो दोनों के बीच में निशान कैसा आएगा? प्लस का। तो ये है आभासी। ये जो भार हमने लिफ्ट के साथ लिखा है त्वरण का, ये कैसा भार होता है तुम्हारा? आभासी। तो इस पे एक न्यूमेरिकल लिखो कि जब लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का द्रव्यमान, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो, जब लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो और लिफ्ट का त्वरण 3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो, तो लिफ्ट का त्वरण 3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो तो ऊपर जाते समय आभासी भार होगा। तो ऊपर जाते समय आभासी भार होगा। तो सिर्फ आभासी भार निकालना है और उसका फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, कितना आया? आभासी भार पूछ रहा है, अतिरिक्त भार पूछ रहा है,
अतिरिक्त बल पूछ रहा है जो आप महसूस कर रहे हो अपने ऊपर। ठीक है, आप खुद पे जो महसूस करोगे भारीपन वो निकालना है तुम्हें। तो कितना आया? 50 किलोग्राम क्या था? खुद का द्रव्यमान। ठीक है, और कितने त्वरण से ऊपर जा रही है? 3 से। तो कितना आ गया उत्तर आपके पास? 150 न्यूटन आ गया उत्तर। कोई झंझट ही नहीं है कि जब कभी भी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका अगर त्वरण दिया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया है, तो बेझिझक आप दोनों को गुणा करें और क्या निकाल सकते हैं? आभासी भार, या क्या निकाल सकते हैं? आभासी बल, या आप कह सकते हो उसे अतिरिक्त भार और अतिरिक्त बल। अब बताइए मुझे कुल भार क्या होगा? कुल भार या कुल बल क्या होगा वो भी निकालो, कि कुल बल या कुल भार क्या होगा। क्या अभी तक तो आपने निकाला अतिरिक्त, अब क्या निकालो तुम? कुल। 200 कैसे हो लिया? अब 200 कुल 200 कैसे आएगा? mg यूज करना है महाराज। ये तो है 150, 150 प्लस m 50 है, ये गुणा में 10 यूज कर लो 500, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 650 न्यूटन। ठीक है, तो जो कुल आएगा वो कितना आएगा? 650 न्यूटन आएगा। ऐसे ही एक और लिखो, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 क्विंटल है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 क्विंटल है, त्वरित लिफ्ट में ऊपर जाते हुए, त्वरित लिफ्ट में ऊपर जाते हुए अतिरिक्त भार व कुल भार होगा, अतिरिक्त भार व कुल भार होगा यदि लिफ्ट का त्वरण, यदि लिफ्ट का त्वरण 0.2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो, यदि लिफ्ट का त्वरण 0.2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो। निकालो, इसका द्रव्यमान दे रखा है कितना? 1 क्विंटल, 1 क्विंटल है कि वस्तु जो है लिफ्ट में कितने की पड़ी है? 1 क्विंटल की। तो ऊपर जाते टाइम अतिरिक्त भार कितना होगा उसका और कुल भार कितना होगा यदि लिफ्ट का त्वरण कितना है? 0.2 मीटर प्रति सेकंड। कि जो ए है ये आपको दे रखा है 0.2। निकालो, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एचएससी में, बढ़िया बढ़िया लेवल के पूछ रखे हैं, ये तो मैंने हल्के करवाए हैं थोड़े। ठीक है, इससे भी बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, वो अगर स्टैंडर्ड के करवाने लगूं तो फिर छुट्टी हो जाएगी अपनी। तो पहले हल्की चीजें पढ़ दो, इतनी अगर आ जाए, इनमें से नाका लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्या आया? अतिरिक्त बल कितना बनेगा? 1 क्विंटल वाली है, उसको 2/10 से गुणा कर दो, आ गया। ठीक है, और ये किसके साथ जोड़ दो? mg के साथ। m कितना है? 100 किलोग्राम। g कितना लेना है? 10। 1000 ये हो गया। ठीक है, हैं? कितना हो गया? 20,000। 20,000 कैसे? ma पहले तो ये निकालना है, फिर आपको ma प्लस mg निकालना है। ठीक है, ये कितना है? 100 गुणा 2/10 लिखो, क्योंकि किलोग्राम चाहिए तुम्हें, क्विंटल में यूज नहीं करना। क्विंटल को किलोग्राम में लेके आओ और दशमलव हटा दिया तो कितना बना आपके पास? 20 न्यूटन। ये सिंपल है, तो 20 तो ये हो गया, प्लस ये है तुम्हारे पास 100। अगर वो 9.8 दे भी देता है तो भी हो जाएगा, वरना 10 अपनी तरफ से यूज करो। कितना हो जाएगा? 1020 न्यूटन हो गया। ठीक है, और जब लिफ्ट नीचे आए तो जो mg के साथ ma बैठा है उसे माइनस करना है। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ma को mg में जोड़ना है, और जब लिफ्ट नीचे आए तो ma को mg में से क्या करना है? माइनस। तो ये कल करेंगे। एक डोरी टूट जाए लिफ्ट की तो क्या हो सकता है,
और लिफ्ट नीचे की ओर आए तो तुम कैसा महसूस करोगे? जब लिफ्ट का त्वरण कितना हो कि उसमें हम भारहीनता महसूस करें। फिर लिफ्ट में हम पेंडुलम वाली घड़ी को भी रखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने बंदे बंदे को रखा है, फिर हम घड़ी भी लेके चलेंगे, दोनों बातें करेंगे। ठीक है, लो आज के लिए।